जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो वी वर डिस्कसिंग ज्योग्राफी और उसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ओशियन हम पढ़ रहे थे। लास्ट हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था रिगार्डिंग ओशन करंट्स, और आज हम स्टार्ट करेंगे सैलिनिटी ऑफ द ओशन से। और इसके अलावा देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस की घटना चक्र इन द मॉर्निंग, एंड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी की प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ आप आई दृष्टि, घटना चक्र, करंट अफेयर्स जो है उसकी भी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, सो वो आप देख सकते हैं। और सो स्टार्ट करते हैं सैलिनिटी ऑफ द ओशन से। अब देखिए सैलिनिटी क्या होता है। सैलिनिटी इज़ दैट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन अ बॉडी ऑफ वाटर। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो जो ओशन की सैलिनिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 35% होती है, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड में, जिसमें हम इसको मेजर करते हैं होती है। इसका मतलब है कि हर एक लीटर में, मतलब कि 1000 ml में 35 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व होता है। ये एक एवरेज सैलिनिटी होती है। ठीक है, और बाकी वी विल सी डिफरेंट क्वेश्चंस, तो यहाँ से वो डील हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये नोट में कुछ डेटाज दिए हुए हैं, ये भी हम देख सकते हैं। देखो वर्ल्ड्स लेक विद मैक्सिमम सैलिनिटी, लेक असल, इसमें 348% है। हम 35 की बात कर रहे थे, 348%। मतलब कि 1000 ml में 348 ग्राम्स जो है वो आपका सॉल्ट होगा। डेड सी की है 238, ग्रेट सॉल्ट लेक 220। द वर्ल्ड्स मोस्ट हाइपर सलाइन लेक ये है डॉन जुआन पॉन्ड, ये अंटार्कटिका में है, ये हाइपर सलाइन है। एंड सेकेंड टू इट इज़ गराबोगा बोगसकॉल, ये तुर्कमेनिस्तान में है, जो कि एक लगून है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट मैंशनिंग हियर दैट लेक वैन ऑफ टर्की ये कंपैरेटिवली कम सलाइन है, हाउएवर द लेक वाटर इज स्ट्रांगली एल्कलाइन। ठीक है, उसका जो पानी है वो स्ट्रांगली एल्कलाइन है, बट कंपैरेटिवली ये कम सैलिनिटी है इसकी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स वाटर सैलिनिटी। तो वाटर सैलिनिटी कौन डिनोट करता है? हेलोक्लाइन। ठीक है, हेलोक्लाइन क्या है? इट इज़ अ जोन इन विच ओशियनिक वाटर इन विच सैलिनिटी चेंजेस रेपिडली विद डेप्थ। तो डेप्थ के साथ साथ सैलिनिटी चेंज होने लगती है, दैट इज अ जोन, एंड दिस जोन इज नोन एज हेलोक्लाइन। सो बेसिकली हेलोक्लाइन क्या कर रहा है? इट डिनोट्स द वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट। मेन सोर्स ऑफ सैलिनिटी ऑफ द सी इज, मेन सोर्स क्या है सैलिनिटी का? मेन सोर्स है लैंड। देखिए रिवर तो फ्रेश वाटर लेकर आ रही है, ठीक है। विंड इरोजन ज़रूर करती है, लेकिन इतना नहीं कि सीधे पानी में वो सैलिनिटी को बढ़ाए। ऐश इजेक्टेड फ्रॉम वॉल्केनो, ये भी उतना बड़ा सोर्स नहीं है जितना लैंड है। देखिए मेन सोर्स अगर हम बात करें, इट इज़ लैंड। वाइल रिवर्स ब्रिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट कंटेंट्स टुवर्ड्स द सी, अदर फैक्टर्स विच रेगुलेट द सैलिनिटी ऑफ द सी आर वेपराइजेशन, विंड, रिवर, वाटर, रेन, ओशनिक करंट्स एंड द वॉल्केनोज। एवरेज सैलिनिटी होती है 35 पार्ट्स पर 1000। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। सबसे ज़्यादा सी वाटर की सैलिनिटी में कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है? वो होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। सो 1884 में चैलेंजर एक्सपीडिशन के टाइम पे विलियम डिटमर ही प्रोड्यूस्ड अ रिपोर्ट अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ सी वाटर। ही रिवील्ड इन द रिपोर्ट दैट देर आर 27 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स जो कि आपको सी वाटर में मिलते हैं, और उसमें से 7 जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। कौन कौन से हैं वो 7? सोडियम क्लोराइड, इसकी सैलिनिटी परसेंट आप देखोगे तो 27.2 है, परसेंटेज 77.8 में आता है। बेसिकली आपको ये फिगर्स याद नहीं रखने, आप सिर्फ ये याद रखो सबसे ज़्यादा जो है वो है सोडियम क्लोराइड। और उसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो क्लोराइड वाले दोनों पहले आ जाएंगे। NaCl तो होएगी, आपको पता ही है। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये 7 प्रोमिनेंट हैं, टोटल 27 होते हैं। द हाइएस्ट सैलिनिटी इज़ फाउंड इन, तो हाइएस्ट सैलिनिटी आपको मिलेगी लेक वैन में, टर्की।
अगर आप देखेंगे तो द लेक वैन ऑफ टर्की हैज़ मैक्सिमम सैलिनिटी जो कि है 330। इसके अलावा बात करें अगर हम, तो सैलिनिटी इन द डेड सी ये है 238। देन सैलिनिटी इन द रेड सी इज़ 36 to 41 के आसपास है, तो ये तो एवरेज के आसपास ही है, 35 हम मान के चलते हैं। और सैलिनिटी इन द ग्रेट सॉल्ट लेक ये 220 है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इज फाउंड इन, सो आउट ऑफ दिस गिवन ऑप्शंस डेड सी में सबसे ज़्यादा मिलती है 228। वाटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज मोस्ट सलाइन, सो डेड सी का वाटर आउट ऑफ दीज इज मोस्ट सलाइन। वर्ल्ड्स मोस्ट ओशियन सलाइन ओशियन और लेक, ये हो जाएगी लेक वैन। वेयर इज इट? इट इज़ इन टर्की और तुर्की। विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज़ द हाइएस्ट सेलिनिटी, सो देखिए यहाँ पे कैस्पियन, मेडिटेरेनियन, डेड सी और रेड सी। रेड सी की सेलिनिटी की बात करें, इट हैज़ द हाइएस्ट salinity 36 to 41. In the given above option, Mediterranean Sea is also a sea with a salinity of 37 to 39. डेड सी की रेड सी से और मेडिटेरियन से ज़्यादा है, बट इसको लेक मानते हैं। कैस्पियन सी भी एक लेक है। अगर सारे ही ऑप्शन दे आर कंसीडर्ड एज सी, तो डेड सी की सबसे ज़्यादा होगी एंड इट वुड बी द सॉल्टेस्ट अमंग ऑल। बट बिकॉज डेड सी और कैस्पियन सी को लेक माना जाता है, तो उस केस में रेड सी आंसर हो जाएगा, बिकॉज रेड सी की थोड़ी सी ही ज़्यादा है कंपेयर टू मेडिटेरेनियन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट एवरेज सेलिनिटी, हाइएस्ट एवरेज सेलिनिटी किसकी है? तो वो है डेड सी की 238। असल लेक की भी हाइएस्ट, ओवरऑल देखें तो असल लेक इसकी हाइएस्ट एवरेज सेलिनिटी है वर्ल्ड में 348। When the density in the sea increases, जब सी में डेंसिटी इंक्रीज होती है सी की, तो क्या होता है? सेलिनिटी और डेप्थ डिक्रीज होती है। सेलिनिटी बढ़ती है, डेप्थ डिक्रीज हो जाती है। सेलिनिटी और डेप्थ दोनों इंक्रीज होते हैं, या सेलिनिटी डिक्रीज होती है और डेप्थ इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सेलिनिटी बढ़ेगी लेकिन डेप्थ कम होगी। देखिए अगर डेंसिटी जो है पानी की इन द सी, इफ इट इंक्रीजेस, वन सेकेंड प्लीज, just a second, we are almost there to complete. और देखिए ज्योग्राफी की जो ये घटना चक्र बनाई, इसकी ब्यूटी ये है कि बहुत ही छोटे चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया, तो पता भी नहीं चलता है, और देखते देखते ये इतने सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट भी कर लिए। और अदरवाइज़ क्या होता है ना, जब एक चैप्टर बहुत बड़ा बना दिया जाता है, तो वो बना दिया जाता है, क्या बोलेंगे, इसमें माइक्रो डिवीजन किया है बेसिकली। गलती बनाने वाले की भी नहीं है, बिकॉज पीवाईक्यूज डिपेंड करते हैं किसी सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ही आ जाते हैं, बट ज्योग्राफी में उन्होंने बहुत माइक्रो डिवीजन किया हुआ है, तो आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से कितने आ रहे हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटी, बिकॉज 605 पेजेस बहुत कम नहीं होते हैं, बट वी ट्राई टू कम्प्लीट इट एज अर्ली एज पॉसिबल। और ऐसा भी ना हो कि बोरियत हो जाए पढ़ते पढ़ते, तो वो भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो इट इज़ वेरी वेल स्पन, वी कैन से कि बहुत अच्छे से इसको बनाया गया है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे जब समुद्र की डेंसिटी बढ़ती है तो क्या होता है, तो उस समय सेलिनिटी बढ़ती है और डेप्थ डिक्रीज़ होती है। देखिए क्या होता है कि जब डेंसिटी पानी की इंक्रीज़ होती है समुद्र में, तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे सेलिनिटी भी बढ़ रही है, मतलब कि विद द इंक्रीज़ इन ओशन सेलिनिटी इसकी जो डेंसिटी होती है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिनिटी को आप डिवाइड कर सकते हो दो तरीके से, नेमली हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिनिटी, और एक हो जाएगा आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिनिटी।
No specific law has been formulated yet regarding the vertical distribution of salinity in the ocean. At some places salinity increase होती है with increase in depth. जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे salinity increase होती है, लेकिन कहीं कहीं exceptions भी हैं. कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ डेप्थ increase होने के साथ salinity कम भी हो जाती है. तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर एक नियम नहीं निकाल पाए, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ओशन टू ओशन, या जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये एक जनरल परसेप्शन है. फिर देखते हैं वेयर इज़ द ग्रेट सॉल्ट लेक लोकेटेड. ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है? तो कि ये है यूएसए में. सो इट इज़ लोकेटेड इन द उता प्रोविंस ऑफ यूएसए. सेलिनिटी जो है इसकी 220 पार्ट्स पर 1000 है. एवरेज सेलिनिटी ऑफ वाटर ऑफ अरेबियन सी. तो अरेबियन सी की जो एवरेज सेलिनिटी है वो है 35 पार्ट्स पर 1000. 0 से 10 डिग्री लैटिट्यूड्स पे इंडियन ओशन में सेलिनिटी अराउंड 35% होती है, बट इन बे ऑफ बंगाल ये 30% है. एट द सेम टाइम सेलिनिटी ऑफ अरेबियन सी वो 36% है, बिकॉज ऑफ कंपैरेटिवली ड्राई वेदर, वेपराइजेशन ज़्यादा है, एंड वाटर ब्रॉड बाय द रिवर्स ये भी कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो कहाँ मिल रही हैं, वो बंगाल की खाड़ी वे बंगाल की साइड जा रही हैं, अरेबियन सी की साइड कम आती है, तो फ्रेश वाटर का जो कंटेंट है वो कम जा रहा है. ठीक है, इसीलिए जो एवरेज सेलिनिटी है वो यहाँ की थोड़ी बढ़ी हुई है. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे सेलिनिटी से. अब हम देखते हैं हाई टाइड और लो टाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस. चलिए, I hope you are very well versed with the idea of high tides, low tides, what are the centripetal forces, फिर स्प्रिंग टाइड्स क्या होते हैं, नीप टाइड्स क्या होते हैं. तो इसके बारे में आपने पढ़ लिया होगा बिकॉज ये बहुत बेसिक्स हैं. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाई टाइड, लो टाइड फॉर्मेशन इन द ओशन. तो इसके क्या कॉजेज होते हैं? देखिए, इसका कॉज होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सन, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड द मून, या फिर ड्यू टू ग्रेविटेशन, सेंट्रिपिटल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो देखिए, हाई टाइड, लो टाइड, ये इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द अर्थ एंड द मून एंड द टू फोर्सेज विद सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये अर्थ पे प्रोड्यूस होते हैं. Ocean water is kept at equal levels around the planet by the Earth's gravity pulling inward. But moon की जो gravitational force होती है, it is strong enough to disrupt this balance by accelerating the water in that hemisphere which faces the moon. So जब moon का जो force होता है, force of attraction, जब वो ज़्यादा होता है centrifugal force से, तो high tide होता है. ठीक है, जब moon का force of attraction centrifugal force से ज़्यादा हो जाता है अर्थ के, तो high tide अकर होगा. वहीं जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है मून के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इनडायरेक्ट हाई टाइड अकर होता है. तो अर्थ क्या करता है? इट एक्सपीरियंसेस अ हाई एंड लो टाइड्स ट्वाइस. 2 बार होता है 24 घंटे में, 2 बार ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है. ठीक. टाइड्स अकर्स इन ओशियंस एंड सीज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ. तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है. तो सही आंसर है तीनों ही. द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इनडायरेक्ट हाई टाइड इज, इनडायरेक्ट हाई टाइड का कॉज है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ. देखिए, अभी हमने देखा था एक्सप्लेनेशन में. जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसका है? अर्थ का है. जब वो मून के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होगा तो इनडायरेक्ट हाई टाइड अकर होगा. ठीक है. स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नीप टाइड हाई टाइड इज़ बिलो नॉर्मल एंड लो टाइड इज़ अबव नॉर्मल. रीज़न ये है कि जो नीप टाइड्स होते हैं दे अकर ड्यूरिंग द न्यू मून इंस्टेड ऑफ फुल मून. तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या है. देखिए, एक ए तो करेक्ट है बट आर इज़ नॉट करेक्ट. नीप टाइड्स के टाइम पे हाई टाइड्स जो हैं वो 20% कम रहते हैं एंड देन द नॉर्मल, एंड लो टाइड्स एट दिस टाइम रिमेन्स टू बी हायर देन द नॉर्मल. नीप टाइड ऑपोजिट टू द स्प्रिंग टाइड डज नॉट अकर एट न्यू मून और फुल मून. ठीक है, तो स्प्रिंग टाइड की तरह जो नीप टाइड होता है वो फुल मून या न्यू मून पे नहीं होता है, बल्कि 7th या 8th डे पर होता है फ्रॉम दीज टू एक्सट्रीम्स. सो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स. In which of the following positions given in the figure sea tide would have maximum height?
तो सी टाइड की जो मैक्सिमम हाइट है वो किस पोजीशन पर होगी, M1 पर, M2 पर, M3 पर या M4 पर? आप फिगर देख लीजिए एक बार अच्छे से। M1, M2, M3 या M4? तो ये पूछ रहे हैं कि सी टाइड जो है वो मैक्सिमम वुड हैव द मैक्सिमम हाइट एट विच पॉइंट। तो इसको M4 पे इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। देखिए इन द फिगर M2 इज द पोजीशन ऑफ फुल मून एंड M4 इज द पोजीशन ऑफ न्यू मून। ठीक है, ये जो है ये फुल मून की पोजीशन है, ये न्यू मून की पोजीशन है। इन बोथ ऑफ दीज पोजीशंस द सन, द मून एंड द अर्थ ये लीनियर पोजीशन में रहते हैं इन दोनों ही पोजीशंस में, एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज सिजगी। सो इन बोथ ऑफ दीज सिचुएशंस स्प्रिंग टाइड्स होते हैं ड्यूरिंग द न्यू मून क्लोजेस्ट पेरिजी और प्रोक्सिजियम स्प्रिंग टाइड्स आकर। ठीक, तो जो M2 और M4 हैं, M2 इज़ द पोजीशन ऑफ फुल मून और M4 जो है वो पोजीशन किसकी है, वो पोजीशन है न्यू मून की। ठीक है, और दोनों ही कंडीशन में सन, मून और अर्थ जो हैं वो लीनियर पोजीशंस पे रहते हैं। सो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सिजगी। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड अकर्स व्हेन सन, द अर्थ एंड द मून दे आर इन स्ट्रेट लाइन। तो स्प्रिंग टाइड कब होता है, जब सन, अर्थ और मून स्ट्रेट लाइन में होते हैं। इन दैट कंडीशन स्प्रिंग टाइड्स अकर। The high tide in the ocean is caused by, so it is caused by, high tide is caused by moon. Spring tide occurs in the ocean on the day of full moon, फुल मून पे होता है। और नीप टाइड्स हमने देखे कब होते हैं, ना तो फुल मून पे होता है ना न्यू मून पे होता है, वो होता है ऑन द 7th और 8th डे, सो बिटवीन दीज टू। So spring tide occurs in the ocean on the day of full moon, while at 7th 8th day after the full moon or the new moon, neap tide occurs. So now since the moon is more near to the earth in comparison to other stars, इसका जो gravitational force होता है इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है upon the earth, and इस इफेक्ट की वजह से हाई सी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ओशन में। टाइड प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द मून इज 2.17 टाइम्स मोर देन द सन। ठीक है, ओशनिक ट्रेंचेस। ओशनिक ट्रेंचेस आर लॉन्ग नैरो ट्रेंचेस, ये नेक्स्ट चैप्टर है, that plunge as great deeps to a depth of 5,000 fathoms or 30,000 feet। तो ट्रेंचेस के बारे में आपने वैसे पढ़ा ही होगा, और क्योंकि मैंने पहले ही बोला था हम यहाँ पे पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, रीज़न बीइंग कि देखिए हम घटना चक्र के PYQs डिस्कस कर रहे हैं, और इशू डिस्कस करने में नहीं है, इशू ये है कि अगर हमने वो डिस्कस करना शुरू किया दैट मीन्स हम पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, और उतना घटना चक्र अभी ख़त्म करने से पहले उतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो अब यहाँ जब घटना चक्र पढ़ने जनरली हम तभी आते हैं जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है एक बार। तो आई होप आपने ये सब बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और जहाँ भी इश्यूज़ हैं वो हम क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसको कम कर ही रहे हैं। देखिए जब पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स लेकर आएंगे तो हम एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लेकिन अभी वील बी कंटिन्यूइंग विद दिस, और फिर भी अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप उसको एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेनेशन उसका पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो देखिए ओशनिक ट्रेंचेस के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा कि क्या होते हैं, लॉन्ग नैरो ट्रेंचेस होते हैं दैट प्लंज एज ग्रेट डीप्स टू अ डेप्थ ऑफ 5,000 फैथम्स और 30,000 फीट। ऑलराइट, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओशनिक ट्रेंच और लोकेशन। तो देखिए एल्यूशियन, कैरामिडी, सुंडा और सैंडविच। अब ये पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ पर कौन सा है। तो एल्यूशियन जो है वो नॉर्थ पैसिफिक में है, कैरामिडी साउथ पैसिफिक में है, सुंडा इंडियन ओशन में है, सुंडा लैंड भी हम बोलते हैं, और सैंडविच है साउथ अटलांटिक ओशन में। अब कुछ ट्रेंचेस जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। इंडियन ओशन में एक तो है सुंदा द्वीप और डायमैंटिना ट्रेंच। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में यू हैव मैरियाना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट ट्रेंच है, कोरल ट्रेंच, एल्यूशियन ट्रेंच, जापान ट्रेंच। साउथ पैसिफिक ओशन में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा टोंगा
ट्रेंच, केरामिडी ट्रेंच और एटाकामा ट्रेंच। ये हम कहाँ देख रहे हैं? साउथ पैसिफिक में। और नॉर्थ पैसिफिक में हमने क्या देखा था? देखिए पैसिफिक में ही हैं दोनों, लेकिन नॉर्थ और साउथ को भी इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन कभी ऐसे आता है तो, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था वो क्वेश्चन भी ऐसा ही था। तो पैसिफिक सिर्फ याद रख लिया कि मैरियाना पैसिफिक में है, ठीक है। बट अब जब क्वेश्चन नॉर्थ और साउथ का आता है तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, जो हम हमेशा बात करते हैं, इसके लिए ज़रूरी है एटलस, ठीक है। सो देखिए उसमें, उसके बाद हम देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन, तो प्योर्टो रिको ट्रेंच, साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ सैंडविच ट्रेंच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस हैं जहाँ से क्वेश्चन आए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ओशियन और उनका डीपेस्ट पॉइंट, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन का देखिए सभी को पता है, पैसिफिक ओशियन डीपेस्ट ट्रेंच वहीं पर है, मैरियाना। तो ये हम इसको फिगर आउट कर लेंगे, ए का 3, वैसे भी एक ही में है, ए का 3 हो गया। सो बी का 4 हो जाएगा, अटलांटिक, प्योर्टो रिको अभी हमने ऊपर ही देखा था, नॉर्थ अटलांटिक में है, ठीक। उसके बाद इंडियन ओशियन में आपको मिल जाएगी जावा ट्रेंच, बिकॉज ये रीजन इंडियन ओशियन में है, जावा ट्रेंच, तो सी का 1। और आर्कटिक ओशियन में आपको मिल जाएगा यूरेशियन बेसिन। ऑलराइट, सो पैसिफिक ओशन, मैरियाना ट्रेंच जो है इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन ईस्ट ऑफ मैरियाना आइलैंड्स एंड द डीपेस्ट नेचुरल ट्रेंच इन द वर्ल्ड। Atlantic Ocean, the Puerto Rico Trench is located between the Caribbean Sea and the Atlantic Ocean. The trench is 800 km long and 8,376 meters deep, making it the deepest point in the Atlantic Ocean. इंडियन ओशन क्या है? द जावा ट्रेंच, ऑल्सो नोन एज द सुंडा ट्रेंच, ये लोकेटेड है सुमात्रा में। ट्रेंच इज कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आर्कटिक ओशन, ये यहाँ पर है यूरेशियन बेसिन। विच इज़ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, तो डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? नदन, चैलेंजर, मैनहट्टन या रिचर्ड्स। देखिए मैरियाना ट्रेंच, उसी को हम चैलेंजर ट्रेंच भी बोलते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। अब आपको बताना कौन से पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ में या साउथ में, ठीक है। तो देखिएगा इसको। एंड ईस्ट ऑफ मैरियाना आइलैंड्स इज द इन द शेप ऑफ एन क्रेसेंट। क्रेसेंट का मतलब होता है अर्धचंद्राकार। इट हैज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ्स ओशन नोन एज चैलेंजर्स डीप। और ये जो है ये अर्थ के ओशन का डीपेस्ट पार्ट है, चैलेंजर्स डीप, जहाँ पे अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में भी रहा था, आपको बता सकते हैं अगर तो याद बताइए कि क्यों न्यूज़ में था। एंड इट वॉज नेम्ड आफ्टर द HMS Challenger 2. Which one of the following is the deepest oceanic trench? So it is Mariana Trench again. In which of the following oceans Diamantina Trench is found? So अभी हमने ऊपर देखा था Diamantina Trench कहाँ पर है? It is in Indian Ocean और ये 1125 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ पर्थ बेसिन ये लोकेटेड है। इसको Diamantina फ्रैक्चर जोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये रहा। ऑलराइट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायमेंटिना फ्रैक्चर जोन। सो ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने कंप्लीट किए ओशियन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ऑलराइट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए, आप रेडी रहिएगा। क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं रिवर्स से, और आई थिंक वी वुड बी लेफ्ट विद 100 और 120 पेजेस, तो वो भी हमारे जल्दी हो जाएंगे। सो ज्योग्राफी का एक पूरा डॉक्यूमेंट अब आपके लिए रेडी होके भी रखने वाला है। और सून वी विल बी स्टार्टिंग विद अनदर घटना चक्र। और देखिए अभी आरओ का एग्ज़ाम भी आने वाला है, डेट अभी डिसाइडेड नहीं है, बट हाँ हुआ था और उसके बाद कैंसिल हुआ था। सो डेफिनेटली ये भी अभी होगा, तो उसके लिए हमें हिंदी पढ़ने की भी ज़रूरत रहेगी। एंड आई विल ट्राई कि मैं जो हिंदी की जो PYQs हैं इससे रिलेटेड घटना चक्र का, वो भी हम लेकर आएँ। सो वो आपको आरओ के एग्ज़ाम में भी हेल्प कर देगा। तब तक हमारे जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, और साथ ही साथ जो उसमें एक 60 मार्क्स का हिंदी का पेपर अलग से होता है, और वो डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है एक, हम बोल सकते हैं।
तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसके जो रिलेटेड PYQs हैं, उससे जो रिलेटेड क्वेरीज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टिल देन आप क्या करना है, आपको रिविजन करना है, करते रहना है। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।